भारतीय संविधान। सामान्य अध्ययन में भारतीय संविधान से 2-4 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम फाइट कर रहे हो। तो इस टॉपिक से यदि आपने ये क्लास अच्छे से कर लिया तो निश्चित मान के चलिए कि आपको किसी और बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न ही आपको इस टॉपिक को और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। इस क्लास के बाद इस टॉपिक से आने वाले हर एक प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, इसलिए क्लास के अंत तक बने रहें। वेलकम, स्वागत है आप सभी का भास्कर लॉजिक के एक नए क्लास में। एक समय अंतराल के पश्चात क्लास दोबारा चालू कर रहे हैं, तो सीधे हम टॉपिक पर पहुंचेंगे। भारतीय संविधान में से मैंने आज टॉपिक उठाया है, वह है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी और सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार। महान्यायवादी का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। कई बार प्रश्न में आ चुका है, अनुच्छेद को पूछा गया है, तो इसलिए आप अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 76। महान्यायवादी का नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है, और चूंकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। इसके कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई खास उल्लेख नहीं है। उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि सरकार जो है यदि विघटित हो जाता है या सरकार चली जाती है तो साथ में महान्यायवादी भी अपने पद से त्यागपत्र दे जाता है। महान्यायवादी के संबंध में योग्यता, संविधान में ये उल्लिखित है कि महान्यायवादी बनने के लिए आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। अब यहाँ पर लिख दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, तो आपको ये भी जानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में भी एक प्रश्न आपके यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो देखिए योग्यता क्या बोला गया है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि भारत का नागरिक वो तो होना ही होना है। दूसरा क्या कह रहा है, देश के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों तक कार्य किया हो, अथवा अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्षों तक कार्य किया हो। मतलब हाई कोर्ट में 5 साल या तो जज रहा हो या 10 साल अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, और राष्ट्रपति के नज़र में यह पारंगत विधिवेत्ता मतलब जानकार हो, विद्वान हो इस संबंध में कानूनी मसलों पर। इस तरह से महान्यायवादी पद के लिए वह योग्य हो जाता है। देखते हैं महान्यायवादी की शक्तियां और कार्य क्या क्या हो सकते हैं। शक्तियां व कार्य। कानूनी मामलों में केंद्र सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का वकील की तरह कार्य करता है, या सरकार का वकील होता है कह सकते हैं आप। साथ में अन्य संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी भी निभाता है जो राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर सौंपे जाते हैं। यह अपना कार्य महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता की सहायता से निष्पादित करता है। महान्यायवादी पूरे देश में कहीं भी किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है या सुनवाई करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद नंबर 88 के तहत संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, परंतु जब वोटिंग होती है तो वोटिंग करने का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं होता है। वह सभी अधिकारों और उन्मुक्तियों या छूट का प्रयोग करता है या कर सकता है जो किसी संसद सदस्य को प्राप्त होता है। अब चूंकि संसद में बोलने का अधिकार है तो संसद सदस्य की तरह उसको छूट भी दी गई है, विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। सामान्यतः वह सरकार के खिलाफ कोई वक्तव्य जारी नहीं करता, चूंकि सरकार का ही वकील होता है इसलिए सरकार के ही पक्ष में बोलता है। सरकार के विरोध में सामान्यतः नहीं बोला जाता। महान्यायवादी का वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, न कि संसद के द्वारा। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप ध्यान रखेंगे, इनका वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल, ये 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। कुछ और देख लेते हैं सीमाएं। महान्यायवादी के द्वारा दिया गया राय को भारत सरकार के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। मतलब यह कि केवल सलाहकार प्रवृत्ति का ही होता है, सिर्फ सलाह दे सकता है। वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक मामले में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता। और अंत में यह भी देख लेते हैं कि चूंकि महान्यायवादी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होता, अतः उसे किसी भी निजी कानूनी अभ्यास से रोका नहीं जा सकता है। तो चलिए फटाफट से कुछ प्रश्न करते हैं।
प्रश्न क्रमांक 1, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग या फिर राष्ट्रपति? हमने अभी पढ़ा कि राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति करता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। दूसरा प्रश्न यह कह रहा है, भारत के महान्यायवादी निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंतक पद धारण करता है? संसद, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति या केंद्रीय विधि मंत्री? तो उत्तर रहेगा ग, राष्ट्रपति। तीसरा, भारत के महान्यायवादी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक योग्यता होनी चाहिए? हमने अभी भी पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता महान्यायवादी पद के लिए चाहिए होता है। यदि उसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या चीफ जस्टिस जैसे कुछ अन्य शब्द दें तो आपको क, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की आवश्यक योग्यता, ख, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की आवश्यक योग्यता, ग, सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की योग्यता या फिर घ, सेशन जज बनने की योग्यता। हमने पढ़ा, इसका उत्तर होगा क, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की आवश्यक योग्यता। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रश्न मैं स्किप कर रहा हूं। 5वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के महान्यायवादी का वेतन तय करता है? हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के द्वारा वेतन निर्धारण किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति, तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत, नेक्स्ट प्रश्न है 6वां नंबर का प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी निम्नलिखित में से किस न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है? तो हमने देखा था भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार महान्यायवादी को होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। क, ख, ग में अलग अलग जगह दिया गया है, घ में दिया गया है भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। 7वें नंबर का प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को ब्लैंक संबोधित करने, मतलब पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी को कहाँ संबोधन करने का अधिकार प्राप्त है? इसका उत्तर हो जाएगा ग, संसद के दोनों सदनों में भाग लेने या संबोधित करने का अधिकार महान्यायवादी को होता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी उन सभी अधिकारों और उन्मुक्तियों का उपभोग करता है जो कि मिले होते हैं। इनमें पूछा गया है प्रश्न में कि किनको मिले होते हैं? संसद सदस्य को मिले होते हैं। जिस प्रकार के अधिकार या विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां, छूट संसद सदस्य को प्राप्त होता है, उसी तरह से महान्यायवादी को भी वही अधिकार, वही विशेषाधिकार प्राप्त होता है। महान्यायवादी संसद में कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महान्यायवादी टॉपिक से, बहुत बार लगातार प्रश्न में आते रहे हैं, तो इसको आप विशेष तौर पर आप याद रखेंगे कि महान्यायवादी एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो कि कानूनी मसलों में भी और विधायी मसलों में भी बराबर का हस्तक्षेप रखता है। मतलब कानूनी मसलों में सहायता तो करता ही करता है सरकार को, परंतु संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है। बस एक बात इसमें बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा रखिए, जब निर्णय के लिए वोटिंग होता है तो उस वोटिंग में ये महान्यायवादी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, भाग नहीं ले सकता है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महान्यायवादी का नहीं है? पहला दिया है विधि मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है, तो यह है उन सभी कर्तव्यों का जो समय समय पर उसे सौंपा गया हो और जो वैध हो पालन करना, ये भी सही है। निचली अदालतों के लिए सरकारी वकीलों की नियुक्ति करना, ये महान्यायवादी का कार्य नहीं है। लास्ट में दिया हुआ है संविधान द्वारा प्रदत्त कार्य जो उसे सौंपा गया है और जो उस समय लागू हो का पालन करना, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। सिर्फ निचली अदालतों के लिए सरकारी वकीलों का नियुक्त करना वाला जो कथन है वही कथन गलत है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आप स्वयं से भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जितने पॉइंट्स आपने आज पढ़ा है सिर्फ उतने ही पॉइंट से आपका हर प्रकार का सवाल सॉल्व हो पाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।